Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is degeneracy. How to find degeneracy of electronic configuration, या हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स क्या होते हैं और इनकी हम काउंटिंग या इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप जानते हैं जैसे कि आपने ये p ऑर्बिटल ले रखा है। p ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एनर्जेटिकली देखने में तीनों सेम एनर्जी के होते हैं, और अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन p1 है तो इसके कितने चांसेस हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के। तो ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता था, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में भी दूसरे सब शेल में भी आ सकता था इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता था। तो 3 तो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं। फिर ये भी हो सकता था कि क्योंकि वो अनपेयर्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन इस तरह से हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, या इस ऑर्बिटल में रहते हुए इसकी स्पिन इन्वर्ट हो जाए, या इसमें इधर रहते हुए इसकी स्पिन क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए। तो आपने देखा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए यू हैव डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्या ये सारे एनर्जी वाइज सेम हैं, तो क्या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। देखो, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो आपको इजी रहता है उसके लिए स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना या स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना, और L मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना। और जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो ये दोनों आपस में कपल नहीं करते, इनके बीच में कपलिंग नहीं होती। लेकिन जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दूसरे का अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो दोनों आपस में उनका ओरिएंटेशन क्या है। जैसे ही आप दूसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलोगे स्पेस में, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे अगर वो पहले px में था तो वो इस तरीके से ऑर्बिटल मोशन कर रहा था, py में आते ही ऐसे हो जाएगा, pz में आते ही ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन चेंज होने से तो अल्टीमेट और टोटल एंगुलर मोमेंटम विल गेट चेंज, क्योंकि s के साथ, जैसे ये अगर s का वेक्टर है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो इसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब कपल करेगा तो कपलिंग के समय हो सकता है दोनों पैरेलल हो सकता है दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी। अच्छा, एंटी पैरेलल और पैरेलल के बीच में और भी कई ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और इसके बीच में आप -1 करते जाओ जब तक कि आप मैक्सिमम से मिनिमम पे ना आ जाओ। तो हम क्या देखते हैं, हर माइक्रोस्टेट के लिए या हर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यू विल गेट डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, क्या उसका कोई फॉर्मूला है? यस, देखिए, आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया जाए या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आपको बताए जाएं। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया जाता है इस तरीके से P2 कॉन्फ़िगरेशन, या आपको दे दिया जाएगा D3 कॉन्फ़िगरेशन कि इसके लिए आप माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो। तो इट इज वेरी इजी। कई बार आपको मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है इस तरीके से, यहाँ जो मैंने आपको लिखा है P1 मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन 2p1 में है, दूसरा 3p1 में है। P1 D1 वो P से एक्साइट होके D1 में चला गया। नेक्स्ट S1 P1 के S से एक्साइट हुआ और P में चला गया। तो अब इसके लिए हम माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालें, इसमें हमें दोनों ऑर्बिटल या दोनों सबशेल देखने पड़ते हैं। जैसे ये P1 है तो ये आपने P को ड्रॉ कर लिया, P सबशेल को, ये दूसरा P सबशेल। अब अकेला जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ही आपने देखा कि डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट है। अब जब ये इस तरीके से है तो इसके ऑल 6
अरेंजमेंट्स होंगे। फिर जब इसकी पोजीशन आप बदल दोगे तो अब फिर अगेन इसके साथ इसके 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर इसको आप इधर ले आओगे तो फिर इसके पॉसिबल है। तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या पॉसिबल अरेंजमेंट्स अब पहले से ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, मैंने आपको पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया हुआ है अपने लास्ट लेक्चर में। तो आपको ये टर्म लिख के दे दी जाएगी। 3D के लिए आप टोटल माइक्रोस्टेट्स निकालिए या 1G के लिए, 1S के लिए, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है। सिमिलरली टर्म की जगह आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की जगह पूरा टर्म सिंबल लिख के दे दिया जाता है। तो टर्म सिंबल के लिए क्या होगा, 2p4, मतलब इसमें नीचे आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम भी दिया होगा। यहां आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं दिया, ये मैंने आपको सिर्फ कॉमा लगा के दिया है, एक्चुअली ये कोई 1 नहीं है। सिमिलरली आपको टर्म सिंबल की जगह मूलिकन टर्म्स लिख के दी जा सकती हैं। आप जानते हो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, जब हम उसको क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं या उसके चारों तरफ हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं ऑक्टाहेड्रली या टेट्राहेड्रली, तो उसकी एनर्जी अगेन स्प्लिट हो जाती है। T2G नीचे, EG ऊपर, ये सब आप जानते हो। अभी तक आपने सिर्फ वो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ी थी। आगे हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है, वो स्प्लिट हो जाती है, तो वो मूलिकन टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मूलिकन टर्म्स में वो 2E भी हो सकता है, मतलब आपको मूलिकन सिंबल दिया हो, 2E दिया हो, 2AG दिया हो, या 3T1G, 3T1U, कुछ इस तरीके से टर्म्स दी होंगी। तो आपको उनके लिए कैसे माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो अब हम 1 by 1 देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने लिया P2 कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन, या तो P2 दिया हुआ है या D3, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी कि पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे n क्या है, वैल्यू ऑफ n इज द टोटल ऑक्यूपेंसी ऑफ सबशेल। जैसे एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप अगर बात करें S सबशेल की, तो इसके लिए ऑक्यूपेंसी कितनी होगी, 2। P सबशेल की बात करें तो 6, D सबशेल की बात करें तो 10, और F की बात करें तो 14, और G की बात करें तो 18 होगी। नेक्स्ट R क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। जैसे इस केस में आपके पास कितने प्रेजेंट है, 2, और P की ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, टोटल ऑक्यूपेंसी, पॉसिबल ऑक्यूपेंसी 6 की, कि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बताओ P2 के लिए n फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, n माइनस आर। तो n माइनस आर क्या था, n 6 और r की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 मीन्स 4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा किससे, इस फैक्टोरियल 4 से, यहां तक वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास बचेगा 6 इंटू 5 मीन्स 30, और नीचे 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। इट मीन्स P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी टर्म्स है, टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स हैं। फिर हम उनका डिफरेंट क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालेंगे कि उसमें उसके L की डायरेक्शन कहाँ है, L किस एंगल से S के साथ कपलिंग कर रहा है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी है या अरेंजमेंट्स कितने हैं। नेक्स्ट इसी में हम अब निकालते हैं D3 के लिए। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया D3, तो D3 में ध्यान दो,
वैल्यू क्या होगी 10। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। 10 माइनस आर मीन्स 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो आपको ऊपर क्या करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख के आप फैक्टोरियल 7 लिख दो, कि वो सीधा फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका फैक्टोरियल 7 से ये फैक्टोरियल 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 8। तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 3। तो 15, ये आपका 5 इंटू 3 15 इंटू 8 ये आपका हो जाएगा 120। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी 120। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन होगा P1 अगर मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है तो आपको पहले फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो मैंने आपको बताया पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 तो 5 फैक्टोरियल, ये आपका 5 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको आप 5 फैक्टोरियल करके छोड़ सकते हैं, मीन्स इतना ही आपने सॉल्व करना है। और ये आपका हो जाएगा 1 फैक्टोरियल मतलब 1। तो ये 5 से आपका 5 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर इसके लिए कितना आया 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दूसरे के वैल्यू से। तो दूसरा भी आपके लिए क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको सेम वैल्यू के लिए आप लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब दोनों के लिए अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूसरे फैक्टर के लिए यहाँ पे अगेन आपकी वैल्यू क्या है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स विल बी 36। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ P1 D1 के लिए। तो देखो P1 D1 में P1 वाला कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। अब मैं D का चेंज करती हूँ। तो D के लिए जब हम लिखेंगे इसको तो अगेन मैं पहले इसको सॉल्व कर लूंगी। तो ये आएगा मेरा 10 माइनस 1 मीन्स 9 फैक्टोरियल। तो इसको मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक करके छोड़ दूंगी और नीचे आपका होगा 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ आपको मिलेगा 10। तो देखो 10 इंटू 6 आपका आंसर हो जाएगा 60। तो इट मीन्स कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है 60 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। अब आप क्या कर सकते हैं S1 P1 के लिए। तो देखो P1 तो अगेन सेम ही आ गया आपके पास। तो अब आप इसको S1 के लिए सॉल्व करेंगे। S1 के लिए क्या होगा 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और कॉन्फ़िगरेशन 1 है तो 1 इंटू 2 माइनस 1 अगेन क्या होगा 1। तो 2 डिवाइड बाई 1 आंसर 2 होगा। 2 इंटू 6 क्योंकि इसके लिए आपके पास 6 आया था। 2 इंटू 6 तो आपके पास कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे 12। तो ये माइक्रोस्टेट्स आपने फाइंड आउट कर ली किसके लिए, जब आपको मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। यहाँ मैंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए क्या किया है P1 D1 S1 इस तरीके से लिया है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे जैसे आपने S2 कर दिया तो अब S2 करने से क्या होगा आप बताओ कि ये तो 2 इंटू 1 ही रहेगा और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो 2 माइनस 2 0 मीन्स 0 का फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा नीचे की टर्म 0 हो जाएगी। नीचे की टर्म 0 होते ही ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। तो 2 इंटू 6 ये 6 है और ये 2। तो ये आपका आंसर अगेन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, ये माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेशन कहलाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के लिए ये मैंने आपको कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज दी हैं 3D 1G 1S। तो इसका फॉर्मूला होता है 2S प्लस 1 इंटू 2L प्लस 1।
2s+1 क्या कहलाता है? मल्टीप्लिसिटी। और मल्टीप्लिसिटी कहाँ लिखी होती है? हमेशा ऊपर लिखी होती है। तो ये वैल्यू तो आपको जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखी है लेफ्ट साइड पे, ये तो हमेशा आपको ऑलरेडी कैलकुलेट ही मिलने वाली है। ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी तो इसके जगह आप लिख सकते हैं 3 के बाद D। अच्छा, अब D के लिए L की वैल्यू क्या होगी? आप ध्यान दो, जैसे आप ऑर्बिटल्स सबशेल्स के लिए लिखते थे स्मॉल s p d f के लिए आप लिखते थे स्मॉल l इज इक्वल टू 0 1 2 3, ऐसे ही s p d f जो एटॉमिक टर्म्स होती हैं इनके लिए कैपिटल L मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 1 2 3, और इसी तरीके से G H I इनके लिए होता है 4 5 6 होता है। तो अब आप बताओ D के केस में क्या होने वाला है? 2। तो आप यहाँ पे 2 रख देंगे फॉर्मूले में, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 5। तो इस आपका आंसर आ जाएगा 15। इट मीन्स 3D टर्म के लिए 15 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। नेक्स्ट आप टर्म देखते हैं 1G। 1G के लिए आपको मल्टीप्लिसिटी कितनी दे दी? पहले से ही ऑलरेडी काउंटेड 1 दे दी। G के लिए L की वैल्यू क्या है? 4। तो आप लिखेंगे 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। सिमिलरली आपको दिया 1s टर्म। 1s में आप देखेंगे ये तो 1 है ही, और s के लिए 0 होता है, तो 2s प्लस 1 2 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर होगा 1। तो इसकी माइक्रोस्टेट 1 होगी। तो ये था तरीका एटॉमिक टर्म्स के लिए या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको टर्म सिंबल्स दिए हों, देखो एक बार मैं बोलती हूँ एटॉमिक टर्म, दूसरी बार मैं बोलती हूँ टर्म सिंबल। एटॉमिक टर्म होगा तो केवल ये 2 चीजें होंगी, सुपरस्क्रिप्ट में कोई नंबर होगा मल्टीप्लिसिटी का और नीचे L की वैल्यू होगी। लेकिन जब मैं टर्म सिंबल बोलूंगी तो आपको J की वैल्यू नीचे गिवन होगी। इसका फॉर्मूला होता है 2J प्लस 1। सिंपल, बहुत ही आसान है। नीचे आपको क्या गिवन है? J की वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करेंगे, ये मैंने कुछ आर्बिट्रेरी आपको एग्जांपल दिए 2p4, तो आप J की जगह 4 रख देंगे, तो ये जाएगा 8 प्लस 1 मीन्स 9। और दूसरा आपको 3 गिवन है, तो इसके लिए टर्म हो जाएगी 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से टर्म सिंबल्स की हेल्प से भी हम इजीली माइक्रोस्टेट्स को काउंट कर सकते हैं। अगर आपको मूलिकन टर्म्स दी गई हैं, जैसे कि आप जानते हो कि हर एटॉमिक टर्म जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है क्रिस्टल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल में या टेट्राहेड्रल में वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे हम डी टर्म को देखते हैं तो ये T2 और EG, T2G और EG टर्म में स्प्लिट होती है। और अगर हम इसको टेट्राहेड्रल में बात करें तो ये T2 और E टर्म में स्प्लिट होती है। साथ में अगर P टर्म है कोई, P की एनर्जी उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है, तो P टर्म जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में ये स्प्लिट होती है T1U में। तो हम क्या देखते हैं, ये आगे जब स्प्लिट होती हैं तो इनको हम मूलिकन टर्म्स कहते हैं। अब मूलिकन टर्म्स में क्या मीनिंग होता है T, D या TA और E का? ध्यान दो, इसको आप याद रखने के लिए चाय का नाम याद रख सकते हो। चाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? TEA। T से हो जाएगा, T मीन्स 3 2 1 321। आपने इसको नीचे ध्यान नहीं देना कि ये 1G लिखा है, 1U लिखा है या T2U लिखा है। U मीन्स अनजीरेड होता है, G मीन्स जीरेड होता है। ये सिर्फ उसके नेचर को बताता है, ऑर्बिटल के नेचर को। और 1 आता है यहाँ पे या T2G आता है, वो आपको बताता है कि वो फर्स्ट टाइम उस सिस्टम में टर्म आ रही है या सेकेंड टाइम आ रही है या थर्ड टाइम आ रही है। तो इसलिए आपको इन नीचे की जो वैल्यूज हैं इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ ऊपर देखनी है मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी के साथ देखना इनकी डीजनरेसी। तो T की डीजनरेसी होती है 3, E की डीजनरेसी होती है 2 और A की डीजनरेसी होती है 1। T मीन्स तभी ट्रिपली होता है, E डबली होता है और A को हम सिंगली भी कहते हैं। तो ध्यान दो, मल्टीप्लिसिटी कितना है पहले हम इस टर्म के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिसिटी डायरेक्ट गिवन है 3,
3 इंटू, अब टी की डीजेनरेसी क्या है 3, तो 3 इंटू 3 इसका आंसर होगा 9 माइक्रोस्टेट्स। और अगर आपको 2Ag के लिए, ये मैंने सब आर्बिट्रेरी वैल्यूज लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 1 मीन्स 2, और 2E के लिए क्या होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, इसकी माइक्रोस्टेट्स 4 होंगी। इसी तरीके के क्वेश्चन नॉट ओनली इन बीएससी बल्कि एमएससी में, एमएससी के एंट्रेंस में, और उसके बाद सीएसआईआर नेट गेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आप इसकी टोटल माइक्रोस्टेट्स बताओ या माइक्रोस्टेट्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं। साथ में वो पूछ लेता है कि आप एंट्रोपी फाइंड आउट करो, कि कोई आपको एक टर्म दे दी, उस गिवन टर्म के लिए चाहे आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, चाहे आपको टर्म दे दी, चाहे आपको टर्म सिंबल दे दिया या आपको मूल्यांकन सिंबल दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि उसके लिए आप फाइंड आउट करो एंट्रोपी। अब एंट्रोपी या पूछेगा किसकी मैक्सिमम एंट्रोपी है या किसकी मिनिमम एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है KBln W। यहाँ व्हाट इज W? W इज नथिंग बट माइक्रोस्टेट्स। तो जो आपने अभी माइक्रोस्टेट्स काउंट किए हैं आपने उसको रखना है W। अब देखो आपने अभी 3T1G के लिए काउंट की थी, 3 इंटू 3 9, तो आप यहाँ पे 9 रख देंगे। आपने 2AG के लिए काउंट की थी 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, और 2E के लिए आपने काउंट की थी 4। इसी तरीके से जो वैल्यूज आपने इन सब के लिए काउंट की थी वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, आप उसको रख के, और वो आपकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट एंट्रोपी। अब वो आपसे पूछ सकता है इनमें किसकी एंट्रोपी कम है, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गेट, सीएसआईआर, इसमें भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। Here is the already calculated number of microstates for different P1 and D configuration, P configurations and D configurations. If there is a P0, it means only one microstate is possible. Similarly for P6 means if it is vacant or it is fulfilled, the possible microstate is 1. But if there is P1 configuration or P5 configuration, so both have number of microstates 6. Similarly for P4 and P2 both have 15 microstates. And for P3 there are maximum number of microstates and it is equal to 20. Next, if we see microstates for Dn configuration, Dn configuration, if you take D0 and D10, both have only one microstate, and D1 and D9 have 10 microstates, and D2 and D8 will have 45, D3 and D7 will have 120 different possible arrangements, and for D4 it is 210, and for D5 maximum 252 microstates are there. और अगर आपको मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है तो आपको जैसे दे दिया P4 D2, तो आपने दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, P4 का 15, D2 का 45, तो 15 इंटू 45। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।